सांस का मसला हल नहीं हो रहा होता, उसकी ग्रोथ हल नहीं हो रही होती, फंगल इन्फेक्शन होती है, उसके लिए फिर एंटीबायोटिक काम नहीं करती कोई भी। ये इतनी कॉमन है कि ये अंडा जो आप हैचरी के अंदर लगाते हैं उस अंडे के अंदर भी ग्रो हो जाती है, यानी घरेलू और देसी टोटके इसके ऊपर काम ज़रूर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? ब्रूडिंग का मकसद होता है केयर करना किसी की। ये वर्ड निकला है ममता से। बच्चा पैदा होने के बाद माँ के साथ रहता है, खुद की ज़रूरियात को, अपनी खुद की ज़रूरियात को पूरा करने के काबिल नहीं हो जाता, तब तक मदर उसको अपने साथ रखती है, सारी चीज़ें सिखाती है। इस प्रोसेस को ब्रूडिंग कहा जाता है। ये दो तरह से होती है, आर्टिफिशियल जो हम शेड्स के अंदर करते हैं, ज़ाहिर है चूज़ा निकलता है हैचरी के अंदर मशीनों के ज़रिए, और मदर तो वहाँ कोई होती नहीं, तो लिहाजा वहाँ पे हम एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और एनवायरनमेंट देते हैं। दूसरा होती है नेचुरल। ये घर में मुर्गियाँ रखी हैं, अंडों पे कुड़क मुर्गी बैठी है, उसमें से बच्चे निकले हैं और वो उसके साथ साथ फिरते रहते हैं। ये प्रोसेस है ब्रूडिंग। अब जिस डिज़ीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं उसका ताल्लुक ब्रूडिंग के साथ है, और क्योंकि वो अर्ली चिक्स के अंदर आती है। दो फार्म्स हैं उसकी, एक में वो अर्ली चिक्स के अंदर आती है और दूसरी फार्म क्रॉनिक फार्म में जो बड़े चूज़ों या बड़े परिंदों के अंदर आती है। इस बीमारी का सर्दियों के साथ ताल्लुक इसलिए है, सर्दियों में ये ज़्यादा अटैक इसलिए करती है क्योंकि ये एक फंगल बीमारी है, फंजाई फफूंदी की वजह से पैदा होने वाली बीमारी है। और फफूंदी को, फंगस को ग्रो करने के लिए ऐसे मौसम की ज़रूरत होती है जो हम ब्रूडिंग में दे रहे होते हैं, यानी कि थोड़ा सा गर्म, थोड़ा सा नमी वाला मौसम और थोड़ा सा सेफ़ मौसम, उसके अंदर फिर ये ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, इनके स्पोर्स ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। तो हम इस बीमारी को आज डिस्कस करेंगे और इसकी हम तमाम साइंस और सिम्टम्स को देखेंगे। आपको मैं समझाऊंगा कि आपने ये चीज़ें देखनी है तो इसमें ये वाला प्रॉब्लम आ रहा होता है। बाज़ आप एंटीबायोटिक्स दे रहे होते हैं लेकिन आपके बर्ड का सांस का मसला हल नहीं हो रहा होता, उसकी ग्रोथ हल नहीं हो रही होती, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल ये वाली बीमारी होती है और इसके ऊपर कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करती। और साथ में आपको इनके पोस्टमार्टम लीजन्स बताऊंगा, फिर मैं आपको इनकी ट्रांसमिशन बताऊंगा, मैं आपको इनकी प्रिवेंशन बताऊंगा, इनकी ट्रीटमेंट बताऊंगा, और ये सारी चीज़ों को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। रिक्वेस्ट फिर यही है कि वीडियो को आपने पूरा देखना है, मुकम्मल देखना है, पसंद आने पर इसको लाइक करना है, वो जो नीचे लाल कलर का बटन है ना उसके ऊपर कोई चीज़ खींच के मारा उसको सब्सक्राइब कर दो। रे बाबा उसको सब्सक्राइब कर दो, कितनी दफ़ा बोला है तुमको कि सब्सक्राइब कर दो। घंटे के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज हम बात करते हैं एस्परजिलोसिस के ऊपर। माइकोटिक इन्फेक्शन भी इसको कहा जाता है, ब्रोंकोमाइकोसिस भी कहा जाता है, पल्मोनरी माइकोसिस भी कहा जाता है, या पल्मोनरी एस्परजिलोसिस भी कहा जाता है। ये सारे नाम इसके इनके सिम्टम्स के ऊपर हैं। अब ये पैदा किस वजह से होती है? ये एक फंगस की टाइप है जिसे एस्परजिलस कहते हैं, और इसमें दो फंजाई का नाम आता है, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस और एस्परजिलस फ्लेवस। ये बीमारी इतनी कॉमन है कि इसके स्पोर्स हर शेड के अंदर पाए जाते हैं, हर पिंजरे के अंदर पाए जा रहे होते हैं। आपने लॉफ्ट में पैरट्स हैं या पिजन्स हैं, वहाँ इसके स्पोर्स पाए जाते हैं। इनफैक्ट इस टाइम मैं जहाँ बैठ के ये वीडियो शूट कर रहा हूँ यहाँ भी इसके स्पोर्स मौजूद होंगे। ये इतनी कॉमन है, ये इतनी कॉमन है कि ये अंडा जो आप हैचरी के अंदर लगाते हैं उस अंडे के अंदर भी ग्रो हो जाती है, और इतने ज़्यादा स्पोर्स वहाँ ग्रो होते हैं क्योंकि वो भी एक फिजिबल टेम्परेचर है, एक फिजिबल नमी है, तो अंडे को फाड़ देती है, अंडा वहाँ से शेल उसका क्रैक हो जाता है, और फिर जो स्पोर्स सारे जितना भी हैचरी के अंदर अंडे लगे हुए हैं उनके अंदर फैल जाते हैं। और जब परिंदा आपका शेड के ऊपर आता है तो फिर आप कहते हैं कि ये मुँह खोल के सांस ले रहा है और इसके अंदर किसी किस्म का कोई प्लग नहीं है, लेकिन मुँह खोल रहा है, रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, ग्रोथ नहीं कर रहा, तो इस वजह से है। और ये इतनी कॉमन है कि ये बर्ड के अंदर नॉर्मली रहती है, हमारे अंदर भी है, लेकिन अपॉर्चुनिस्टिक है, मौका परस्त बीमारी है, ठीक है, कंटेजियस नहीं है। एक बर्ड से दूसरे बर्ड को, एक इंसान से दूसरे इंसान में, परिंदों में आपस में, इंसानों से परिंदों में, जानवरों में ये नहीं फैलती, लेकिन क्या है, अपॉर्चुनिस्टिक है, बहुत ही मौका परस्त है। जैसे और ये जैसे ही बर्ड का डिफेंसिव मैकेनिज्म डाउन होता है, शील्ड डाउन होती है, तो ये एक्टिव हो जाती है। इसकी दो फॉर्म्स हैं, एक्यूट फॉर्म है और क्रोनिक है। एक्यूट नौज़ायदा बच्चों के अंदर पहले दूसरे हफ्ते के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और इसमें रिस्पिरेटरी इश्यूज़ ज़्यादा आते हैं, और इस बीमारी को ब्रूडर निमोनिया भी कहा जाता है। ये बुरादा अगर डस्टी है उस वजह से आ सकती है, या जैसे मैंने बताया कि एग इन्फेक्टेड था उससे आ सकती है। दूसरी है क्रोनिक। क्रोनिक का मतलब ये है कि आपका परिंदा हो गया 30-35 दिन का, लेकिन अब उसमें सांस का मसला आ गया है, प्लग नहीं है, तो फिर इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल यही होगी, और इसकी निशानियां फिर मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। इस वजह से फिर बाज़ केसेस में कहते हैं जी हम बेशुमार एंटीबायोटिक्स दे चुके हैं, सांस के मसले में चीज़ें दे चुके हैं, लेकिन हमारा बर्ड के लंग्स ठीक नहीं हो रहे, उसके सांस का मसला हल नहीं हो रहा, तो उसके पीछे फंगल इन्फेक्शन होती है, उसके लिए फिर एंटीबायोटिक काम नहीं करती कोई भी, कुछ हद तक
करती हैं एक दो, फिर वो आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। तब तक अगर आप इस चीज़ का जवाब दे सकते हैं नीचे कमेंट कर दें कि कौन सी एंटीबायोटिक एस्परजिलोसिस के खिलाफ काम करती है। लंग्स को और ट्रेकिया को डिस्टर्ब करेगी तो इसे पल्मोनरी एस्परजिलोसिस कहते हैं। ये आई इन्फेक्शन कॉज कर सकती है, यानी ऑप्थेल्माइटिस कॉज कर सकती है, आपका परिंदा अंधा भी हो सकता है। एंड अगर ये दिमाग के अंदर यानी ब्रेन के अंदर जाकर स्वेलिंग करेगी तो उसे एन्सेफलाइटिस कहा जाता है, उसको पैल्सिस हो सकता है, राय नेक का मसला हो सकता है। अगर ये आपकी बर्ड की स्किन को डिस्टर्ब कर रही है तो इसे डर्माटाइटिस कह सकते हैं। अगर ये बाकी पूरे बॉडी के अंदर फैल गई है तो इसे विज़रल कहा जाता है या सिस्टेमिक इन्फेक्शन कहा जाता है। और अगर ये जॉइंट्स को डिस्टर्ब कर रही है, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, तो ये ओस्टियोमाइकोसिस इसको कहा जाता है। अब हम आ जाते हैं इसकी ट्रांसमिशन के ऊपर। ट्रांसमिशन इसके स्पोर्स पूरे एनवायरनमेंट में मैंने आपको बताया कि पड़े हुए हैं, इधर भी पड़े हुए हैं, सांस लेने के रास्ते से ये फैलती है। जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं कि ये एस्परजिलस फ्लेवर्स के स्पोर्स हैं और ये इनहेलेशन के साथ ये बॉडी के अंदर जा रहे हैं, फिर डिफरेंट ये जगहों पे जाना शुरू कर देते हैं और तब तक पड़े रहते हैं जब तक एयर सैक्स के अंदर, लंग्स के अंदर, ट्रेकिया के अंदर, जब तक आपका बर्ड किसी इम्यून सिस्टम उसके डाउन का, किसी और डिजीज़ का शिकार नहीं होता, फिर ये एक्टिव। अब साइंस क्या है, स्क्रीन के ऊपर देखें, इसके बहुत लंबे चौड़े साइंस हैं। डिप्रेशन, आपका परिंदा बिल्कुल कोई काम नहीं करेगा, सुस्त होकर बैठ जाएगा। लॉस और चेंज इन वॉइस पिच, इसका मतलब ये है कि उसकी आवाज़ चेंज हो जाएगी। बाज़ लोग कहते हैं कि जी हमारे परिंदे में चीखों की आवाज़ आ रही है या उसकी आवाज़ चेंज हो गई या खुर खुर आई है, उस वजह से हो सकता है। प्रोड्यूस क्रोइंग का मतलब होता है कि पैरट्स जो कू करते हैं, फैंसी बर्ड्स, ये वो ख़त्म हो जाती है, बर्ड बिल्कुल खामोश होकर बैठ जाता है। डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग हो जाएगी, यानी कि सांस लेने में मसला होगा। टेल बॉबिंग, यानी जो फैंसी बर्ड्स हैं, पैरट्स या पिजन, जो अपनी ऐसे बहुत ज़्यादा करते हैं उसको, टेल को ना, अगर कोई मुझे वीडियो मिलती है तो मैं लगाता हूँ ताकि आपको टेल बॉबिंग का आइडिया हो। इंक्रीज थर्स्ट, बार बार प्यास लगेगी। रिस्पिरेटरी नॉर्मेलिटीज़ आएंगी। डिस्पनिया है, इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। टैक्पनिया है, इसमें तेज़ सांस लेता है परिंदा, बहुत तेज़ सांस लेता है। साइनोसिस का मतलब है कि ब्लूइश हो जाती है स्किन या कलगी वगैरह। अच्छा, रिड्यूस एपेटाइट यानी एनोरेक्सिया हो जाएगा। वेट लॉस, लेथार्जी होगी। एनलार्ज नेयर्स का मतलब है नॉस्ट्रल चौड़े हो जाएंगे, ऐसे खोल के खड़ा होगा। टॉर्टिकलस यानी कि गर्दन टेढ़ी होना शुरू हो जाएगी। ड्रॉपिंग्स ग्रीन कलर की आना शुरू हो जाएंगी। कॉर्निया, आंखें ब्लर होना शुरू हो जाएंगी, यानी अंधेपन का मसला हो जाएगा। आई डिस्चार्ज भी हो सकता है। ब्लेफरोस्पाज्म होगा। ब्लेफरोस्पाज्म का मतलब ये होता है कि आंखें परिंदा ऐसे थोड़ी सी मीच के खड़ा हो जाता है, यूँ करके, जैसे ब्लेफरोस्पाज्म हो जाता है। और कंजक्टाइवल येलोइश एक्सुडेट भी आएगा, आंखों के अंदर से येलोइश कलर का मटेरियल मवाद निकलेगा। ये इसकी साइंस और सिम्टम्स हैं। अब अगर पोस्टमार्टम लीजन्स की बात कर लें, पोस्टमार्टम लीजन्स किस तरह के होंगे आप देख लें। ये लंग्स के ऊपर ग्रेश, वाइटिश या येलोइश नोड्यूल्स होंगे। ये नमूनिया इसको कहते हैं, एस्परजिलस। इसके बाद एयर सैक्स के अंदर आप देखें ये नोड्यूल्स बन रहे हैं। अगली तस्वीर के अंदर देखें एन्सेफलाइटिस, ये ब्रेन के अंदर भी इस तरह के नोड्यूल्स नज़र आ रहे हैं। तो ये इसके पोस्टमार्टम लीजन्स हैं। अब हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। पहला काम है बर्ड को आपने ICU में शिफ्ट करना है, जो मैं अक्सर वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि आपने अलग से हिस्सा बना लेना है। गो ये कंटेजियस नहीं है, लेकिन इसके स्पोर्स अगर खारिज होंगे तो एनवायरनमेंट में तो रहेंगे ना, ठीक है। तो आपने इसको बिल्कुल परिंदे को अलग शिफ्ट कर देना है, वहाँ पे माहौल अच्छा देना है, पानी फीड देनी है, वहीं उसकी ट्रीटमेंट करनी है। ठीक हो जाएगा तो वापस शिफ्ट कर दें। दूसरा, इसके ऊपर कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करती। इसके अंदर जो एक एंटीबायोटिक सिर्फ काम करती है वो है क्लोरोफेनिकॉल, यानी कि फ्लोरफेनिकॉल ग्रुप सिर्फ इसके अंदर काम करता है। अगर आप दे सकते हैं तो वो फ्लोरफेनिकॉल 23% वाला 1 ml 2 लीटर पानी के अंदर आप देंगे। आगे दो तरह की ट्रीटमेंट है, एक एंटी फंगल ट्रीटमेंट है और एक है घर के टोटके दे सकते हैं आप। बेशक इसके ऊपर कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करती, लेकिन घर के अंदर पाई जाने वाली चीज़ें यानी घरेलू और देसी टोटके इसके ऊपर काम ज़रूर करते हैं। फ्लूकोनाजोल है, एक मार्केट के अंदर आपको मिल जाएगी, जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ठीक है। ये डाइफ्लूकैन के नाम से आती है, बहुत एक्सपेंसिव है ये। इसकी आप डोज देंगे 5 से 15 मिलीग्राम पर kg बॉडी वेट 12 घंटे की। हर 12 घंटे आपने रिपीट करना है। मिसाल के तौर पे अगर आप 50 मिलीग्राम वाला एक कैप्सूल लेके आए हैं या टैबलेट लेके आए हैं, तो आपने उसका तीसरा हिस्सा अपने परिंदे को देना है। डायरेक्ट भी दे सकते हैं, पानी में हल करके भी दे सकते हैं। दूसरी जो आप इस एंटी फंगल ड्रग दे सकते हैं वो है टर्बिनाफाइन, टैबलेट्स की फॉर्म में है। 15 से 30 मिलीग्राम पर kg बॉडी वेट के हिसाब से देंगे। ये लेमिसिल के नाम से पाकिस्तान में मुयसर है। 250 मिलीग्राम का एक कैप्सूल है, यानी कि अगर आप वो एक टैबलेट लेके आते हैं या कैप्सूल लाते हैं तो उस कैप्सूल का आप छठा
या 7वां हिस्सा आप 1 किलो बॉडी वेट के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद कुछ हद तक जो एस्परजिलस के ऊपर काम करती हैं, जो ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें हैं, उसमें आप नाइस्टेटिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि नील स्टेट के नाम से आम पाकिस्तान के अंदर ड्रॉप्स मिल जाते हैं। ये सस्ते पड़ते हैं। इनकी डोजेज है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर पानी के अंदर। आप अगर देखें ये जो नील स्टेट देख रहे हैं तो इसके अंदर 1 ml के अंदर 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स हैं, लिहाजा इसकी डोज बनती है 1 ml पर लीटर पानी के अंदर आप देंगे। एक और चीज़ आप दे सकते हैं वो है फ्लैजल। कुछ हद तक फ्लैजल भी एस्परजिलस के ऊपर काम करती है और 1 ml 1 लीटर के हिसाब से आप फ्लैजल सिरप देंगे। या कुछ चीज़ें हैं जो घर के अंदर मौजूद होती हैं, वो इनके ऊपर बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करती हैं। उनके ऊपर अलग-अलग वीडियोस मेरी मौजूद हैं। लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन को जब क्रश करते हैं उसके अंदर एलिसन पैदा होता है। एलिसन से फिर एजोइन बनता है। एजोइन एक ऐसा कंपाउंड है जो एस्परजिलस या एस्परजिलोसिस के ख़िलाफ़ बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करता है। लिहाजा 5 से 10 ग्राम लहसुन का जूस 1 लीटर पानी में देंगे या 1 किलो फीड के अंदर उसको आप क्रश करके अच्छी तरह से मिक्स करके आप इस्तेमाल करें। लहसुन के ऊपर मेरी वीडियो का लिंक मैं ऊपर दे रहा हूँ, जिसको शौक हो वो जाके इनको देख सकता है। दूसरी जो आप घर में पड़ी हुई चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं वो है लौंग यानी क्लोव्स। लौंग के अंदर पाया जाता है कि एसेंशियल ऑयल जिसे कहते हैं यूजिन ऑयल। ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवली एंटी फंगल है और स्पेशली एस्परजिलोसिस के ऊपर काम करता है। 2 से 3 लौंग्स को आपने क्रश करना है और उसके पाउडर को आप थोड़ी सी फीड के साथ मिक्स कर लें, थोड़े से पानी के साथ मिक्स करके आप बर्ड को इस्तेमाल करवा सकते हैं 3 से 4 दिन 5 दिन तक। तीसरी चीज़ जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है दारचीनी। दारचीनी के अंदर एक एसेंशियल ऑयल होता है जिसे सिनेमल्डिहाइड कहते हैं, वो भी बड़ा ही इफ़ेक्टिव काम करता है। लिहाजा 5 ग्राम आपने दारचीनी का पाउडर 1 किलो फीड के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करके आपने इस्तेमाल करवाना है। आप अलग-अलग हर चीज़ के लिए परेशान ना हों तो मैंने इसके लिए एक काढ़ा बनाया है। एस्परजिलोसिस को ख़त्म करने के लिए एक काढ़ा बनाया है जो देसी चीज़ों का बना हुआ है। वो काढ़ा आप इस्तेमाल करवाएंगे तो उससे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव असर पड़ेगा। काढ़े के आप इंग्रेडिएंट्स लिख लें। 1 से 2 लीटर पानी लेना है आपने। 1 से 2 लीटर पानी के अंदर आपने 10 ग्राम लहसुन डालना है, 10 ग्राम आपने पुदीना डालना है, 5 ग्राम दालचीनी डालनी है और 5 ग्राम 3 से 5 पीस लौंग के डालने हैं। डालने के बाद आपने इसको बॉयल करना है तब तक जब तक ये थोड़ा सा कड़ ना जाए, एक कड़ा टाइप बन जाएगा। जब वो बन जाएगा तो उस आप जितना भी पानी आपके पास बचा है उसे 1-2 लीटर का, उसे आपने 2 लीटर पानी के अंदर डाल के अपने परिंदों को पिलाना है। दोस्तों, इलाज से बेहतर होती है परहेज़। प्रिवेंशन के लिए आपने क्या करना है कि पिंजरों को, बर्तनों को, फीडर्स को, पानी वाले बर्तनों को, फीडर्स को, ड्रिंकर्स को और पिंजरों को आपने अच्छी तरह से डिसइंफेक्ट करना है। अगर आपको लग रहा है कि बर्ड की खुराक के अंदर फफूंदी या फंगस है तो आपने उसको डिसइंफेक्ट करना है। अच्छी तरह से सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं उसके लिए या फर्मेंट कर सकते हैं, करके आपने इस तरह से देना है। डस्ट फ्री आपने रखना है माहौल को और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना, इम्यूनिटी का ख्याल रखना है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक के बटन को छू के मुझे बताएं। अगर आपने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर खुदा का खौफ करें। जुमे की नमाज़ का टाइम भी होता जा रहा है। अल्लाह से दुआ करूँगा आप लोगों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ और बेल आइकन घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सएप का नंबर नीचे दिया जा रहा है, मुझे आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं तो मेरा पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव डिस्कशन के लिए इसी चैनल के ऊपर हर इतवार को दोपहर 2 बजे मैं लाइव आता हूँ, मेरे से आप लाइव डिस्कशन कर सकते हैं। आप मुझे मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी फॉलो करें, पोल्ट्री विद डॉक्टर कामरान। फेसबुक के ऊपर भी ये वीडियोज़ अपलोड होती हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर कामरान हैदर के नाम। अगर आप मुल्क से बाहर हैं और आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, आप मुझसे कोई कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूँ। patreon.com के ऊपर जाके जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं इनमें से कोई सब ये एक पैकेज सब्सक्राइब कर सकते हैं पर मंथ के हिसाब से। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।